हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे ताकि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकें। तो मैंने वो सभी कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया है जिन पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे और आप सभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। जितने भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सब चैरिटेबल या सोशल पर्पज़ के लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं। उनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो या तो बिल्कुल ही नॉमिनल कॉस्ट पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं और या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वो चाहें तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई एक स्पोर्ट्स क्लब चल रहा है तो साथ साथ में वो अपनी अगर कैंटीन वगैरह चला रहे तो उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी में आएगा, तो उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। जब वो अपनी कैंटीन में फूड आर्टिकल सेल करेंगे तो उस पर कुछ प्रॉफिट होगा, वो ट्रेडिंग एक्टिविटी कही जाएगी। इनको जो प्रॉफिट होगा वो अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। उस प्रॉफिट का इस्तेमाल ये ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वो कभी भी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। प्रॉफिट या तो इनको होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो उसको कभी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है जिसको एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बोलते हैं हम। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और कौन कौन से नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से ऐसे निकल सकता है कि आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और आपको उसमें से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कहेगा। तो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइड फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज, ये जो भी एग्जाम्पल है हमारे, ये सब प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के हैं। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल देखने को मिलेगा तो आप उनको प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। दूसरी तरफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई क्लब हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरी, कोई लिटरेरी सोसाइटीज़ वगैरह हो सकती हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी एग्जाम्पल दिखाई दे तो वो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा। आइए कुछ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं जिन पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बन सकता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे कैश बुक की एक समरी होती है। तो कैश बुक की कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को लेकर हम एक समरी तैयार करते हैं जिसको हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर तैयार किया जाता है, जबकि कैश बुक डे टू डे बेसिस पर प्रिपेयर होती है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर एक ही बार तैयार किया जाता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर हेड पर होने वाले टोटल रिसीट एक साथ लिख दिए जाते हैं, टोटल पेमेंट दूसरी तरफ लिख दिए जाते हैं और इस प्रकार एक रिसीट एंड पेमेंट एक समरी के रूप में तैयार हो जाता है जो कैश बुक की समरी कही जाती है। इस अकाउंट की जो नेचर होती है वो रियल अकाउंट की नेचर होती है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा रियल अकाउंट के प्रिंसिपल पर बनाया जाता है। तो ये हमेशा जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो ओपन होगा वो हमेशा कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से ओपन होगा। जो हमारी कैश बुक का कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस होगा उससे हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओपन करेंगे और जो हमारी कैश बुक का कैश और बैंक के रूप में क्लोजिंग बैलेंस होगा उससे हम अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। ध्यान रखना, नॉन कैश आइटम कभी भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाए नहीं जाते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन है, कोई आइटम रिटर्न ऑफ करना है, तो वो सब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाई जाती हैं। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बात करें तो ये जस्ट लाइक ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से ही बनाया जाता है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से बनाया जाता है तो ये एक नॉमिनल अकाउंट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के सारे रूल अप्लाई करते हुए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इसका कोई अपना ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ना इसका कोई अपना क्लोजिंग बैलेंस होता है। और जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो तो आप करंट ईयर के सभी रेवेन्यू आइटम्स को शामिल करते हैं। ध्यान रखना, करंट ईयर के सभी रेवेन्यू आइटम्स, वो करंट ईयर के ही आइटम होने चाहिए, सभी रेवेन्यू आइटम होने चाहिए। कोई भी कैपिटल नेचर का आइटम इसमें नहीं लिखा जाएगा। करंट ईयर के अलावा अगर कोई भी आइटम है तो वो भी इसमें हम नहीं दिखाएंगे, ना प्रीवियस ईयर का ना नेक्स्ट ईयर का आइटम इसमें दिखाया जाएगा। केवल और केवल करंट ईयर के आइटम ही, और वो भी रेवेन्यू नेचर के होंगे, वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्रूअल बेसिस पर तैयार होता है
ठीक है, चाहे कैश आइटम हो या नॉन कैश आइटम हो, इसमें सभी प्रकार के आइटम दिखाए जाएंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल कैश आइटम दिखाए जाते हैं, ध्यान रखना, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सभी कैश और नॉन कैश आइटम दिखाए जाते हैं। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय आपको सभी रेवेन्यू नेचर के और साथ साथ में कैपिटल नेचर के आइटम दिखाने पड़ेंगे, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम दिखाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस होगा या तो वो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगी। जब हमारी इनकम एक्सेस रहेंगी और एक्सपेंडिचर कम रहेंगे तो सरप्लस आएगी, और जब हमारी इनकम तो कम होगी और एक्सपेंडिचर ज़्यादा आएंगे तो डेफिसिट निकल कर आएगा। सरप्लस हो या डेफिसिट हो, उसको आप कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट बनाते समय, ध्यान रखना। इसको बनाने का मेन पर्पज ही हमारा क्या होता है, सरप्लस या डेफिशिएंसी फाइंड आउट करना होता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में हम जान लेते हैं और जिन पर आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये मेंबर से ली जाने वाली एनुअल फीस होती है, पीरियोडिकल पेमेंट होती है। एनुअल हो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये क्वार्टरली भी पेमेंट की जा सकती है, हाफ ईयरली भी पेमेंट हो सकती है, एनुअली भी पेमेंट हो सकती है। अगर कोई भी मेंबर अगर उस एनपीओ का मेंबर बने रहना चाहता है तो उसको ये सब्सक्रिप्शन पीरियोडिकली पे करना पड़ेगा। तो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन में भी पेड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, जैसा भी मैंने कहा, तो आप किसी भी प्रकार से इसको पे किया जा सकता है। ये उस एनपीओ का पॉलिसी मैटर होता है कि वो अपने मेंबर से मंथली सब्सक्रिप्शन लेंगे, क्वार्टरली लेंगे, हाफ ईयरली या एनुअली लेंगे। यही किसी भी एक एनपीओ की इनकम का मेन सोर्स होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है एक एनपीओ को, वो सब्सक्रिप्शन के रूप में ही होती है, और यही एक ऐसी इनकम जो रेगुलर होने वाली इनकम है। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम सब्सक्रिप्शन इज शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तो ध्यान रखना, जो सब्सक्रिप्शन से अमाउंट हमें मिलेगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में दिखाएंगे हम। ध्यान रखना, इनकम साइड में दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन से होने वाली इनकम को, ठीक है। जो टोटल सब्सक्रिप्शन के रूप में हमें इनकम ड्यू होगी वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में दिखाएंगे, भले ही वो रिसीव हुई हो या नहीं रिसीव हो। वो हमारे करंट ईयर की होनी चाहिए बस। तो जितनी भी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन के रूप में इनकम ड्यू होगी उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में दिखाएंगे। एंट्रेंस फीस, तो एनपीओ के में जितने भी नए मेंबर ऐड होंगे तो फर्स्ट टाइम उनसे एंट्रेंस फीस चार्ज की जाएगी। तो हर साल एनपीओ में कुछ ना कुछ नए मेंबर ऐड होते रहते हैं, तो ये हमें हर साल एंट्रेंस फीस के रूप में इनकम होती रहती है। तो हर साल इनकम होने की वजह से एक रेगुलर नेचर की इनकम है। तो रेगुलर नेचर की इनकम होने की वजह से हम इसको, अगर क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में दिखाएंगे। लाइफ मेंबरशिप फी, तो लाइफ मेंबरशिप फी ये एनपीओ के मेंबर पूरे लाइफ टाइम के लिए जब वो मेंबरशिप चाहते हैं तो एक ही साथ में पे कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो लाइफ टाइम के लिए मेंबर बना रहे, उसको बार बार सब्सक्रिप्शन नहीं पे करना पड़े और वो एक बार में ये लाइफ मेंबरशिप फी पे करके पूरे लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाए, तो वो लाइफ मेंबरशिप फी पे कर सकता है। तो ध्यान रखना, ये फी उसने अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए पे की है, तो इसलिए कैपिटल नेचर की हुई है। इट इज पेड इन लमसम टू एंश्योर द मेंबरशिप फॉर द एंटायर लाइफ। तो ये कैपिटल नेचर की हुई, कैपिटल नेचर की होने की वजह से हम इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी को हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाना है और इसको आप कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हैं। रहेगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही, इसको कैपिटल फंड में ऐड किया जा सकता है। तो कैपिटल नेचर की होने की वजह से इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इसको पार्शियली रेवेन्यू रिसीट मानना और पार्शियली इसको कैपिटल रिसीट मानना है, तब आप उसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट करेंगे। डोनेशन, अब देखिए डोनेशन आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही मिलती है। तो जिस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मिली है आप इसका इस्तेमाल उसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। तो जब भी कोई हमें डोनेशन स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मिलती है तो उसको हम कैपिटल नेचर की रिसीट मानते हैं। तो कैपिटल नेचर की रिसीट होने की वजह से हम इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। दूसरी ओर है जनरल डोनेशन, इसकी भी दो कैटेगरी बना सकते हैं हम, एक तो बिग डोनेशन, डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट, और फिर दूसरा है डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट। अगर बिग अमाउंट का डोनेशन मिलता है
तो उसको कैपिटलाइज करना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो कैपिटलाइज जब हम इसको करेंगे तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। और अगर स्मॉल अमाउंट का डोनेशन मिलता है, जो रेगुलरली मिलता रहता है थोड़ा थोड़ा डोनेशन, तो उसको रेवेन्यू नेचर का मानना है और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में आपको दिखाना है। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि हम किस अमाउंट को बिग अमाउंट माने और किस अमाउंट को हम स्मॉल अमाउंट माने। तो इसके लिए आप अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बाकी जो दूसरे अमाउंट दिए उनसे कंपेयर करके आप एक आइडिया ले सकते हैं कि ये अमाउंट बड़ा है या छोटा है। अगर किसी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को हम देखें, उसमें कोई 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट है ही नहीं, लेकिन डोनेशन का अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख, तो अब इस केस में क्या होगा, ये बिग अमाउंट माना जाएगा। तो इसको कैपिटलाइज करना ज़्यादा ठीक रहेगा और हम इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। नेक्स्ट है एंडोमेंट फंड। तो ये एक प्रकार का गिफ्ट होता है भी, जिससे होने वाली इनकम को हम केवल एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक फंड मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, एंडोमेंट फंड के नाम से, और इससे होने वाली इनकम को उस फंड में हम ऐड कर देते हैं और उस फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस इस फंड में से हम पे करते हैं। तो इसे हमेशा एक कैपिटल रिसीट मानना है और इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। लेकिन इस फंड से आपको क्योंकि रेगुलर इनकम हो रही है, तो ये फंड आपके लिए रेगुलर इनकम जनरेट कर रहा है, तो रेगुलर इनकम का सोर्स बन गया आपका ये, इसलिए इसको कैपिटल नेचर का मानेंगे हम। लेगेसी, ये कोई भी एक वसीयत होती है भी, जो कोई भी एक डिसीज पर्सन ने अपनी डेथ से पहले एनपीओ के नाम पर की हुई हो सकती है। तो इस प्रकार की वसीयत बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, रेयरली कभी कभार एनपीओ को प्राप्त हो पाती है, तो इसको हम रेगुलर नेचर की इनकम नहीं कह सकते हैं, ये कैपिटल नेचर की इनकम हुई। कैपिटल नेचर की इनकम होने की वजह से, कैपिटल नेचर की रिसीट होने की वजह से हम इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ध्यान रखना। सेल ऑफ एसेट, ये हमारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इस पर एक न्यूमेरिकल आपका बनता है, एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन अच्छा निकलता है, ध्यान रखना। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ असेट इज ए कैपिटल रिसीट। अगर आप असेट सेल करते हैं तो असेट की सेल से जो पैसा आएगा वो तो कैपिटल रिसीट है, ठीक है। तो उसको तो आप बैलेंस शीट में एडजस्ट करेंगे, जो भी रिलेवेंट असेट आपने सेल की उसमें से आप लेस कर देंगे। इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, ध्यान रखना। लेकिन असेट की सेल पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है, ध्यान रखना। किसी भी फिक्स्ड असेट्स की सेल पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जरूर आएगा। अगर प्रॉफिट होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में दिखाएंगे, और लॉस अगर होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। तो किसी भी असेट की सेल से आने वाली रिसीट तो बैलेंस शीट में एडजस्ट करनी है रिलेवेंट असेट में, और उस पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस, यानी असेट की सेल पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है। लॉस एक्सपेंडिचर साइड में और इनकम आपकी इनकम साइड में आ जाएगी। तो देखिए, सेल ऑफ असेट से रिलेटेड जो आपको एडजस्टमेंट दी होगी वो इस तरह से दी हुई होगी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को आप ध्यान से देखेंगे। इसके रिसीट साइड में आपको सेल ऑफ असेट दिया हुआ होगा, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ इक्विपमेंट, इस तरह से दिया हुआ हो सकता है। बुक वैल्यू आपको साथ में बताई हुई होगी, सेलिंग प्राइस आपको अमाउंट के कॉलम में दिया होगा। इन दोनों का डिफरेंस करते हुए आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ 4000 बुक वैल्यू के फर्नीचर को आपने 1600 में सेल किया है, तो 2400 का हमें यहाँ पर लॉस हो गया। इस लॉस को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, तो केवल लॉस जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ध्यान रखना। जो सेलिंग प्राइस, जो बुक वैल्यू आप सेल कर रहे हैं, जितने रुपए की बुक वैल्यू का फर्नीचर आप सेल करेंगे वो आपको बैलेंस शीट में फर्नीचर में से लेस कर देना है। तो ये बैलेंस शीट में एडजस्ट करना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का हमारे लिए रोल इतना ही था कि इससे हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना था, बाकी सेलिंग प्राइस कहीं नहीं जाएगा, ध्यान रखना। तो देखिए इसको किस प्रकार दिखाएंगे। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। डेबिट में हमने लिखा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अमाउंट जो लॉस का हुआ था वो है 2400, तो 2400 आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर की वैल्यू में से आप जितने रुपए की बुक वैल्यू का फर्नीचर आपने सेल किया है वो लेस कर देंगे, ठीक है। बाकी अमाउंट आप अमाउंट के कॉलम में दिखा देंगे। पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम, तो अमाउंट पेड टू पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ऑनोरेरियम। तो देखिए, आप बाहर के किसी व्यक्ति से काम लेते हैं, बाहर के किसी व्यक्ति की सर्विसेज हायर करते हैं, तो उसको जो हमें पेमेंट करना पड़ेगा वो ऑनोरेरियम कहलाता है।
वो एनपीओ का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हमने उसको हायर किया था, तो उसके लिए हमने उसको जो पेमेंट किया वो ऑनोरेरियम कहा जाएगा। तो ये एक एक्सपेंसेस है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय आप एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे। ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और स्पोर्ट्स मटेरियल, तो किसी भी एनपीओ के पास पुराने न्यूज़पेपर, पुरानी मैगजीन, पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल इकट्ठा होता रहता है। ठीक है। जैसे अगर स्पोर्ट्स मटेरियल की बात करें तो ओल्ड बैट है, बॉल है, ग्लव्स हैं, विकेट हैं, ये सब इकट्ठा होती रहती हैं। तो पुराने जब ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाती है तो इनको सेल कर दिया जाता है, तो इनके सेल से आने वाला रेवेन्यू रेगुलर नेचर का ही माना जाता है, तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है, इसमें अलग से क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होता है, तो आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है। आपके पास यहाँ है 9% इन्वेस्टमेंट, 20,000 के आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे हुए हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपने 1 जुलाई 2018 को परचेज़ किए हैं, तो अकाउंटिंग ईयर के एंड तक इनको परचेज़ किए हुए 9 मंथ हो जाएंगे। तो आप 9 मंथ का इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे 20,000 पर, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे और 9% की रेट से आपको इंटरेस्ट कंप्यूट करना है। ये क्वेश्चन में आपको रेट दी हुई होगी, आप उसी रेट को अप्लाई करते हुए इंटरेस्ट कंप्यूट कर लेंगे। तो 9% की रेट से अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो ये हुआ 1350। तो 1350 इंटरेस्ट के रूप में हमारी इनकम जनरेट होगी, ये भले ही हमें मिला हो या ना मिला हो, तो इतनी इनकम तो जनरेट होगी ही होगी इस अकाउंटिंग ईयर में, और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो अगर हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को देखें तो यहाँ पर आपको 900 का इंटरेस्ट तो रिसीव हो चुका है, तो 900 का इंटरेस्ट तो वो है जो हम रिसीव कर चुके हैं, और 430 का इंटरेस्ट अभी आपको रिसीव होना बाकी है, 450 का, ये हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है 450। ठीक है। तो टोटल अमाउंट आपका ये आएगा, बस आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है। अब आप ये एक साथ 1350 दिखा दीजिए, या फिर जो इंटरेस्ट रिसीव है वो और प्लस एक्रूड इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके दिखा दीजिए, आने चाहिए 1350। और जो एक्रूड इंटरेस्ट है जो आपको अभी रिसीव नहीं हुआ है वो आपको बैलेंस शीट में भी दिखाना है, ध्यान रखना, ये बैलेंस शीट में भी जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड में भी दिखाएंगे इसको, ये हमारी असेट भी बनेगा। तो ये एडजस्टमेंट इस तरह से करनी है आपको। पहले इन्वेस्टमेंट पर आपको इनकम कंप्यूट करनी है, जितने भी महीने इन्वेस्टमेंट को खरीदे हुए हैं उतने महीने का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे, वो आपकी टोटल इनकम है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, और उसमें से जो इंटरेस्ट आप रिसीव कर चुके हैं वो लेस कर दें, तो बाकी का इंटरेस्ट हमारा एक्रूड इंटरेस्ट हुआ, उसको बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखा देंगे। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो हम इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे 1350, 900 का रिसीव कर चुके हैं और 450 का भी रिसीव होना बाकी है, और टोटल इनकम जो हमें हुई है वो 1350 की हुई है। ठीक है। तो आप चाहें तो ये 1350 आप एक साथ दिखा सकते हैं, यहाँ आपको पार्टीशन करके दिखाना कोई ज़रूरी नहीं होता है। और बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे जो केवल एक्रूड इंटरेस्ट है वो, और साथ में इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आपके आएंगे 20,000 के, और साथ में एक्रूड इंटरेस्ट आएगा 450 का। अब कुछ डिफरेंस है वो देख लेते हैं, उन पर भी कोई एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन निकाला जा सकता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइमरी मोटिव की अगर बात करें तो आपको पता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कैपिटल फंड मेंटेन करते हैं, जिसमें लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसी, सरप्लस सब ऐड कर देते हैं, और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये 3 स्टेटमेंट बनाएंगे, अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट, तो आपको पता है अभी हम पढ़ चुके इतना तो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है तो उसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का रिजल्ट जो होता है या तो सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है, जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उनका जो नेट रिजल्ट रहेगा या तो नेट लॉस होगा या नेट प्रॉफिट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने प्रॉफिट को या फिर यानी सरप्लस और डेफिशिएंसी को अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है,
अगर सरप्लस कुछ निकल कर आता है तो उसको कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है और उसका इस्तेमाल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में किया जाता है। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स में, अपने ओनर्स में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वर्सेस कैश बुक, आइए इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं। बेसिस तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा कैश बुक के बेस पर बनाया जाता है, जबकि कैश बुक डेली ट्रांजेक्शन्स के बेस पर बनती है। जो डेली हमारी रिसीट्स एंड पेमेंट्स होती है उनके बेस पर बनती है। ईयर की बात करें तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनता है एक ही बार, जबकि कैश बुक अभी मैंने बताया डेली बेसिस पर तैयार होती है, इसमें हर रोज ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं। पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इट इज मेयरली ए समरी ऑफ कैश बुक। ये केवल एक कैश बुक की समरी होती है। तो कैश बुक में जितनी भी रिसीट्स दी होती है सब इकट्ठा करके रिसीट साइड में डाल देते हैं, पेमेंट सारी पेमेंट साइड में डाल देते हैं, ठीक है। जबकि कैश बुक जब हम बनाते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम पर बनाते हैं, सभी रूल्स फॉलो करते हुए। डेबिट एंड क्रेडिट साइड, अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हम लेफ्ट साइड की बात करें तो वो रिसीट साइड होती है और राइट साइड की बात करें तो पेमेंट साइड होती है। जबकि कैश बुक की लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है और जो राइट साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है। लेजर फोलियो नंबर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय कोई लेजर फोलियो नंबर नहीं लिखा जाता है, इसका ऐसा कोई कॉलम नहीं बनाया जाता जिसमें हम लेजर फोलियो नंबर दिखा सकें। जबकि कैश बुक बनाते समय हम लेजर फोलियो नंबर भी बनाते हैं, लेजर फोलियो कॉलम भी बनाते हैं, क्योंकि हमें कैश बुक से पोस्टिंग भी करनी होती है। तो पोस्टिंग करने के लिए हमें लेजर फोलियो कॉलम चाहिएगा पेज नंबर लिखने के लिए। जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें कहीं भी पोस्टिंग नहीं करनी होती, तो फिर लेजर फोलियो कॉलम का हम क्या करेंगे। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। और कैश बुक की बात करें तो सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो और चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक बनाते ही बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सभी बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगी। तो आप इनको एक बार ध्यान से फिर से सुनिएगा, पूरा वीडियो एक बार ध्यान से देखिए, आपके सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो बड़ी स्पीडली बनाना पड़ता है ताकि वो लंबा ना जाए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे, एक दो बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।